INS विक्रमादित्य, जो कि USSR के वक्त में बाकू के नाम से जाना जाता था। फिर रशियन नेवी के वक्त में ये एडमिरल गोर्शकॉफ के नाम से जाना गया और आखिर में इंडियन नेवी के वक्त में ये भारत का सफेद हाथी के नाम से जाना गया, यानी इंडियन ओशन का राजा INS विक्रमादित्य। और इस साल इस जहाज को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और इसीलिए हम आज आपसे कुछ जरूरी चीजों को लेकर बात करेंगे, जैसे कि क्यों रसिया एक वक्त में इंडिया को ये शिप देना नहीं चाहता था और इस शिप के डेवलपमेंट के दौरान क्या सच में रसिया ने इंडिया को लूटा था और क्या इंडिया के विक्रमादित्य की कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू है भी, और सबसे जरूरी बात, क्या ये जहाज सच में इंडिया के लिए एक सफेद हाथी बन चुका है। चलिए समझते हैं इस वीडियो पे। पर इससे पहले हम अपनी स्टोरी को रिवाइंड करके ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडिया द्वारा इस जहाज को लिया ही क्यों गया। तो बात है साल 2000 की, जब इंडियन नेवी को जरूरत महसूस हुई एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्योंकि अगले 8 साल के अंदर इंडिया को अपने पुराने हो रहे ब्रिटिश ओरिजिन के INS विराट को रिटायर करना था। और क्योंकि इस वक्त तक इंडिया के पास कोई भी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी और इसीलिए इंडिया को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ा। और उसी वक्त यानी साल 2000 में सिर्फ 3 देश थे जिनके पास बेचने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे, और ये 3 देश थे रसिया, USA और इटली। जब रशियंस को ये बात मालूम चली कि इंडियन नेवी तलाश कर रही है एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की, तब रसिया ने इंडिया को एक बहुत ही यूनिक ऑफर दिया। रसिया ने इंडिया को फ्री में कीव क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर देने का ऑफर रखा, जो कि असल में सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया एक एयर क्रूजर था। और ऐसे कुल 4 शिप्स बनाए गए थे, जिनके बारे में मैंने आपको इस वाली वीडियो पे बताया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिलहाल यूनियन टूटने के बाद ये चारों शिप्स में से सिर्फ बाकू को रसिया द्वारा अपनी नेवी पे इंडक्ट कर लिया गया, जो कि हाई मेंटेनेंस और अपनी बॉयलर रूम की प्रॉब्लम्स के चलते हुए जल्दी इनसे रिटायर भी कर दिया गया। और यही शिप बाद में रसिया द्वारा इंडिया को ऑफर भी किया जा रहा था, वो भी फ्री में। पर ये पूरी तौर से फ्री में नहीं था। दरअसल रसिया द्वारा इस शिप का 1.8 बिलियन मांगा जा रहा था, जो कि इस जहाज पर लगाने वाले नए वेपन सिस्टम्स, नए अपग्रेड्स और नए स्ट्रक्चरल चेंज की कॉस्ट होती। और तो और इस शिप के साथ लिए जाने वाले 6 कमोव KA-31 हाइलेक्स हेलीकॉप्टर और 14 MiG-29K की भी कॉस्ट इसी में शामिल थी, जो कि एक बहुत अच्छा ऑफर था और एक शानदार ऑफर था, क्योंकि इंडिया को अप्रॉक्स $2 बिलियन के कम के रेट में ही एक नया 44,500 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर मिल रहा था, जो कि इंडिया का उस वक्त का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। और इसीलिए साल 2004 में इंडिया और रसिया ने इस डील को फाइनलाइज कर लिया और रसिया ने इसे अपने सहमास शिपयार्ड में बनाना भी शुरू कर दिया था। पर कुछ ही सालों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक सरदर्द बन चुका था, क्योंकि रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कई ऐसे कदम लिए गए जिससे ऐसा लग रहा था कि रसिया द्वारा एक पूरी कोशिश की जा रही है कि इंडिया इस डील को या इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे। हालांकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण था इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जो कि रसिया द्वारा बार बार बढ़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से जो जहाज इंडिया को 2008 में मिल जाना चाहिए था उसको 2014 तक का डिले हो गया। दरअसल मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। असल में रसिया इस जहाज को बनाने के बारे में बहुत ही कम जानता था, क्योंकि सोवियत यूनियन के वक्त में ज्यादातर सोवियत नेवी के वॉरशिप्स यूक्रेन में बनते थे और ये बाकू जहाज भी यूक्रेन में ही बना था। तो इसीलिए रसिया द्वारा इस जहाज की टोटल कॉस्ट, जो कि अपग्रेड करने की कॉस्ट थी, बहुत कम कोट की गई थी, जो कि रसिया को तब मालूम चला जब रसिया ने इस जहाज को बनाना शुरू किया। और 2007 तक आते आते, यानी इस जहाज की डिलीवरी के ठीक 1 साल पहले, रसिया ने इंडिया से और पैसों की डिमांड की और कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने की बात की। और रसिया ने इंडिया से लमसम $2.9 बिलियन और मांगे, जो कि इस जहाज की शुरुआती $1.8 बिलियन की कॉस्ट से कहीं ज्यादा थे। और यहाँ तक कि जब इंडिया द्वारा इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, तब रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक न्यूज चैनल के माध्यम से इंडिया को ये धमकी भी दे दी कि अगर इंडिया इन पैसों को नहीं देता है तो वो खुद इस डील को कैंसिल करके इस जहाज को रख लेंगे। वहीं इंडिया में इस बात को लेकर मानो बवाल ही मच गया हो। इंडिया के उस वक्त के CAG ने पब्लिकली इस डील को क्रिटिसाइज किया और बोला कि रसिया इस डील के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है। और उनकी इस बात को रिप्लाई करते हुए उस वक्त के इंडियन नेवी चीफ ने पब्लिकली CAG को रिप्लाई दिया और उनको एक तरीके से सुना भी दिया कि अगर CAG साहब इंडिया को $2 बिलियन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर दिला सकते हैं तो नेवी अभी उन्हें एक चेक काट कर दे सकती है। और ऐसे ही करते करते ये प्रोजेक्ट 2010 तक रुका रहा और इंडिया और रसिया के बीच में एक स्टेलमेट वाली कंडीशन बन चुकी थी।
पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक रसिया की एक चाल के रूप में देखा जाता है। दरअसल अप्रैल 2010 में इंडिया के एक सीनियर नेवी ऑफिसर की कुछ प्राइवेट फोटोज पब्लिकली लीक हो गई थी, जिसमें वो एक रशियन लड़की के साथ लेटे हुए नजर आ रहे थे। और ये कोई ऐसे वैसे ऑफिसर भी नहीं थे, बल्कि ये खुद रसिया में मौजूद इंडिया की तरफ से INS विक्रमादित्य की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। पर जब इनकी ये फोटोज लीक हुई तब ये पॉइंट आउट किया गया कि रशियंस द्वारा इंडियन ऑफिसर्स को ट्रैप किया जा रहा है, जो कि इस वक्त रसिया पे मौजूद हैं, ताकि रशियंस द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को रीनेगोशिएट किया जा सके। और ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि इन फोटोज के लीक होने के बाद रशियंस को एक अपर हैंड मिल जाता है इस डील में, जिसके बाद सिर्फ एक महीने के अंदर यानी मार्च 2010 में ही ये न्यूज आती है कि इंडिया फाइनली नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गया है और दोनों ही कंट्री $2.35 बिलियन साइन करेंगे, जिससे इस जहाज को बनाने के लिए इंडिया और फंड्स देगा। मगर इन सभी चीजों के चलते ये जहाज हद से ज्यादा लेट हो चुका था। साल 2008 तक में ये जहाज आधा भी नहीं कंप्लीट हुआ था, सिर्फ 49% काम ही जहाज में हो पाया था, जिसकी वजह से इंडियन नेवी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और नेवी को अभी तक मालूम ही नहीं था कि आखिर रसिया द्वारा इस जहाज को कब कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि 2010 के बाद से चीजें थोड़ी थोड़ी तो बदलती हैं, क्योंकि रसिया अब जान चुका था कि इंडिया अब इस डील से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसीलिए नई डील साइन होने के सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 2011 में इस जहाज को फाइनली रसिया द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है और 2013 में ये जहाज इंडियन नेवी पे इंडक्ट भी कर लिया जाता है और 2014 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा इस जहाज को कमीशन भी कर लिया जाता है और तब से लेके आज तक INS विक्रमादित्य अपनी सर्विस दे रहा है इंडियन नेवी को। मगर अब बात करते हैं इस जहाज में होने वाले कुछ मेजर चेंजेस की, जो कि रसिया द्वारा किए गए थे। तो इसके अपग्रेड के बाद से इसमें नए रडार्स लगाए गए थे, नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाए गए थे, नए नेविगेशन सिस्टम्स को लगाया गया था और कई सारे नए इक्विपमेंट्स को भी इसमें इंस्टॉल किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेके नए आर्मामेंट भी शामिल थे। इस जहाज में नए बॉयलर्स को और नए प्रोपल्सन सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया गया था, जिससे ये जहाज 1,80,000 टन के SSP को प्रोड्यूस कर सकता था और 34 नॉट तक की स्पीड को अचीव कर सकता था। इतना ही नहीं बल्कि ये जहाज कैपेबल था 18 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो कि बहुत आसानी से एक छोटी मिनी सिटी को पावर दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज की जो इस जहाज में किए गए थे, तो इस जहाज में सभी सोवियत आर्मामेंट को हटा दिया गया था, जैसे P500 बेसाल्ट क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स को और किंजल सरफेस टू एयर मिसाइल साइलोस को भी, जो कि इनके फ्लाइट डेक पर इंस्टॉल किए गए थे, जैसे कि हमें एडमिरल कुज्नेत्सोव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में देखने को मिलते हैं। और इन साइलोस की जगह में एक स्की जंप रनवे को बनाया गया, जिससे ये जहाज एक स्टो बार कॉन्फ़िगरेशन का जहाज बन गया और इस पे लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट की बेटर अरेस्टेड लैंडिंग के लिए इस जहाज पे नए अरेस्टेड वायर को भी लगाया गया था। वहीं पे इस जहाज पे 20 टन की एयरक्राफ्ट कैरियर लिफ्ट को भी लगाया गया था, जो कि इसकी 30 टन की एयरक्राफ्ट लिफ्ट से भी बड़ी थी, जिससे MiG-21 और कामोव हेलीकॉप्टर्स को बहुत आसानी से इस जहाज में ऑपरेट किया जा सकता था। इतना ही नहीं बल्कि इस जहाज के 27 डेक और तकरीबन 2700 रूम को रिफर्बिश भी किया गया था, जिसकी वजह से इस जहाज में कुल 2500 टन स्टील एक्स्ट्रा लग गया था और इसी वजह से इस जहाज का टोटल डिस्प्लेसमेंट 44 टन से बढ़ के 45,500 टन हो गया था। बाकी इंडियन नेवी द्वारा भी इस जहाज को अपने तरीके से अपग्रेड किया गया था, जैसे 2015 में इस जहाज में बराक 1 सैम मिसाइल्स को लगाया गया था और AK-630 फुल्ली ऑटोमेटिक रोटेटरी कैनन्स को भी इसमें इंस्टॉल किया गया था, जो कि उस वक्त की डीकमीशन INS गोदावरी से लिए गए थे। पर 2017 में इस जहाज में एक मेजर रिफिट के बाद इस जहाज में बराक 1 मिसाइल्स को हटा के बराक 8 LR सैम मिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसके बाद इस जहाज की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ चुकी थी और इंडियन नेवी ने भी इस जहाज को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे 2016 में INS विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बना, जो कि श्रीलंका पे 3 दिनों के लिए डिप्लॉय किया गया था और ये साउथ एशिया रीजन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद 2016 में इसको मालदीव भी भेजा गया था एज अ फ्रेंडली गेस्टर के तौर पे। और इतना ही नहीं, आयरोनिकली इस जहाज को सोवियत द्वारा USA की निमिस क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, मगर सोवियत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी वही शिप साल 2017 में USS निमिस के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगी। और सिर्फ 2017 में नहीं बल्कि 2019 की रिम्पैक एक्सरसाइज में और 2020 की मालाबार एक्सरसाइज में भी ये जहाज निमिस जहाज के साथ एक्सरसाइज का हिस्सा थी और 2018 की मिलन एक्सरसाइज और होने वाले 2024 की मिलन एक्सरसाइज में भी ये जहाज अपनी पावर प्रोजेक्शन दिखाएगी।
अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो हाँ, ये बात तो सच है कि विक्रमादित्य के डेवलपमेंट के दौरान इंडिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर नो डाउट इस जहाज से इंडिया की पावर प्रोजेक्शन 10x तक बढ़ गई है। हाँ, ये बात सच है कि ये एक रशियन शिप है, तो इसलिए इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। जैसे इस जहाज में अक्सर छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे बॉयलर रूम में आग लग जाना, गैस लीक हो जाना वगैरह वगैरह, जिससे कई सारे ऑफिसर्स और सेलर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पर हमें ये भी समझना होगा कि ये एक सोवियत शिप है, भले ही ये अपग्रेड ही क्यों न की गई हो, पर ये एक अभी भी रशियन शिप है और इसको अपग्रेड भी रशियंस द्वारा ही किया गया है, जिनका रिकॉर्ड वैसे भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और ना ही उन्हें कोई भी तजुर्बा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपग्रेड करने का, क्योंकि वो खुद ही 5 साल से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपग्रेड करने को लेकर परेशान चल रहे हैं। ऐसे में हमें खुद ये समझना होगा कि हम बहुत ही लकी थे, क्योंकि INS विक्रमादित्य का हाल भी एडमिरल कुज्नेत्सोव जैसा होने वाला था, क्योंकि इस शिप के लेने के बाद ही 2014 में रशियन यूक्रेन वॉर छिड़ गई, जिसमें रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को कब्जा लिया और रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस भी लग गए थे। ऐसे में अगर इस जहाज को लेने में ज्यादा लेट हो जाता तो शायद से ये शिप कभी बन भी ना पाता और ना हमें मिल पाता। इसलिए जो भी हुआ वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर एक तरीके से अच्छा ही हुआ। पर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को भी देखिए कि INS विक्रमादित्य के साथ जो और जहाजों को बनाया गया था वो आखिर कहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट तो जरूर करें। जय हिंद।